हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 2017 का जो पेपर है उसकी हम सीडीपी को डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं, मैंने लगभग 2017 से आगे के जितने भी पेपर हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगभग सभी की सीडीपी मैंने आपको करवाई है और तीनों लेवल की करवाई है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की। आज हम टीजीटी का करेंगे। आप सभी को मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए और आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक सेकेंड। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौण नियम नहीं है? तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम गौण नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम, अभिव्यक्ति का नियम, अभ्यास का नियम या तार्किक अनुक्रिया का नियम? तो कौन सा नियम गौण नहीं है? तो हमें पता है जो थॉर्नडाइक है उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं। उन्होंने जो ये प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया है और उन्होंने 3 मुख्य नियम बताए हैं, 3 मुख्य नियम बताए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है 3 मुख्य नियम कौन से रहेंगे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 मुख्य नियम रहेंगे। तो इनमें से मुख्य नियम रहेगा अभ्यास का नियम। यहाँ पे पूछा है कौन सा गौण नियम नहीं, तो बाकी तीनों गौण नियम हैं। तो बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम क्या कहता है कि बच्चा जितनी बार ज़्यादा अभ्यास करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा और उतना ज़्यादा अच्छा उसका जो व्यवहार है वो उस क्रिया में परफेक्ट होगा जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा। तो इसी के नियम पर हम स्टडी भी करते हैं। जितने ज़्यादा बार हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं उतनी ज़्यादा हम सीखते हैं। और बहु अनुक्रिया ये गौण नियम रहेगा। बहु अनुक्रिया के अनुसार थॉर्नडाइक कहते हैं कि बच्चा मतलब जब भी कोई भी कार्य किया जाता है तो बहुत सी अनुक्रियाएँ की जाती हैं और उन अनुक्रियाओं में से जो अच्छी अनुक्रियाएँ होती हैं उनको हम ग्रहण कर लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। अभिव्यक्ति का नियम, अभिव्यक्ति का नियम कहता है कि बच्चे की खुद की जितनी ज़्यादा मतलब वो खुद कितना तैयार है सीखने के लिए, जितना ज़्यादा वो अंदर से सीखने के लिए तैयार होगा उतना जल्दी वो सीखेगा। तार्किक अनुक्रिया का नियम कहता है कि बच्चा अनुक्रिया करते समय अपने दिमाग में तर्क करता है और जिससे कि बच्चा सही अनुक्रिया फिर सही अनुक्रिया पर पहुंच जाता है। तो ये चारों जो नियम है मैंने आपको बता दिए। तो 5 नियम थे जिनमें से एक सादृश्यता का नियम भी रह गया गौण नियम में और एक जो तत्परता के नियम पर ही आधारित है। तो ये लगभग 5 गौण नियम है उसके और 3 मुख्य नियम। ये आपको अच्छे से याद करने हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संवेदीकामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु है। तो यहाँ पे जो पियाजे है ने सबसे पहले तो आपको पता है 4 स्टेजेस दी हैं। पहली सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी रहेगी कंक्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ रहेगी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो फर्स्ट वाली जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उसकी भी उसने सब स्टेजेस बताई हैं 6। तो उनके नाम आपको याद होना चाहिए। तो मैं एक बार आपको वो बता देती हूँ। तो संवेदीकामक के जो उपचरण रहेंगे वो जीन पियाजे के संरचना विकास के 6 उपचरण है। आपको पहले तो यही याद रखना है। जो सब स्टेजेस कितनी है? 6 हैं। जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसकी सब स्टेजेस 6 हैं। सब स्टेज जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, वे 6 हैं। हिंदी में उपचरण बोला जाता है। फर्स्ट रहेगा प्रतिव्रत, जिसको हम रिफ्लेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये रहता है 1 महीने तक होता है। कितने? 1 महीने तक होता है। दूसरा रहेगा हमारा प्राथमिक वृत्तीय अभिक्रियाएं। इसका टाइम पीरियड रहता है 1 से 4 महीने तक होता है और इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। तो दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा द्वितीयक वृत्तीय अभिक्रियाएं, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 4 से 8 महीने और इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, इनका टाइम पीरियड पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट है द्वितीय वृत्तीय अभिक्रियाओं का समन्वय, इसको कोऑर्डिनेशन फेज भी बोला जाता है। ये रहेगा द्वितीय वृत्तीय अभिक्रियाओं का समन्वय, चौथा चरण, जिसको 8 से 12 महीने तक होता है। फिर जो हमारा 5th रहेगी वो रहेगी तृतीय वृत्तीय क्रियाएं, जिसको टेरिटरी जो रिएक्शन है वो भी बोला जाता है, सर्कुलर रिएक्शन बोला जाता है इसको। तो ये 5वां चरण रहेगा और ये रहेगा 12 से 18 महीने तक। और लास्ट वाला रहेगा प्रारंभिक प्रतिनिधित्वात्मक विचार, इसको इंग्लिश में सिंबॉलिक जो थॉट्स हैं वो जो बच्चे में आते हैं वो ये चरण रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है 18 से 24। यही से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे में जो मानसिक निरूपण है वो कौन से में? ये होता है लास्ट स्टेज में। प्रारंभिक जो प्रतिनिधित्वात्मक जो 18 से 24 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो मानसिक रूप से कुछ चीज़ें विजुअलाइजेशन करने लगता है। और एक बार इंग्लिश में भी इनके नाम देख लीजिएगा आप, क्योंकि हिंदी में तो बहुत अलग अलग नाम होते हैं
जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटर रहेगा कि आप इंग्लिश में ही याद रखिए। तो इंग्लिश में फर्स्ट रहेगा रिफ्लेक्स, मैंने बता भी दिया वैसे। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, फिर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन तीसरा रहेगा। इसका 1 महीने तक का टाइम पीरियड है। इसका 1 से 4, उसका 4 से 8 महीने तक का कोऑर्डिनेशन फेज, और फिर टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, और लास्ट वाला सिंबॉलिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसी से हमारा क्वेश्चन पूछा है। इसका टाइम पीरियड 18 से 24 मैंने आपको सभी के बता दिए हैं, आपको इनको वैसे ही याद रखना है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा है सिंबॉलिक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बच्चे में मानसिक निरूपण कब होता है? तो मानसिक निरूपण 18 से 24 साल, जब लास्ट टाइम होता है सेंसरी मोटर स्टेज का, उस टाइम होता है। तो चलिए हम अपने अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन था कि पियाजे के अनुसार जो स्वेदिगमक मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु कौन सी रहेगी? तो ये मैंने अभी आपको बताई है, ये लास्ट वाली रहेगी। 18 से 2 वर्ष का जो टाइम पीरियड रहेगा वो हमारा किसका रहेगा? मानसिक निरूपण का रहेगा बच्चे में। और इसी टाइम पीरियड में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है वो भी आता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण भी होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, और दोनों ही होते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस शुरू में बच्चा के अंदर ये होता है कि चीज़ें हमारे सामने नहीं होती, अगर कोई ले जाता है तो चीज़ नहीं होती, तो उस तरह से वो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं भी होता है और होता भी है। तो जो होता है वो 18 से 2 वर्ष की आयु में ये कंसेप्ट बच्चे में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट परमानेंट की अवस्था भी सेंसरी मोटर स्टेज को बोला जाता है, और ये पूछ लिया जाए कि कौन सी अवस्था में नहीं होता, तो सेंसरी मोटर स्टेज में ही नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक, जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया है। तो ये रहेगा कुर्ट लेविन का जो स्पेस थ्योरी है वो दी थी, तो उसी को आधार मानते हुए इन्होंने अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास किया था। तो कुर्ट लेविन इसका आंसर आ जाएगा। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक से जुड़े हुए हैं, विलियम जेम्स प्रकार्यवाद से जुड़े हुए हैं, और स्किनर रहेंगे व्यवहारवादी रहेंगे, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत है? ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। नेक्स्ट है RPWD एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है? तो ये RPTW एक्ट, ये जो डिसेबल चाइल्ड है उनसे संबंधित एक एक्ट रहेगा, और इसमें बच्चों से संबंधित कौन कौन से बच्चे इसके अंदर इंक्लूड होंगे, इससे संबंधित विशेषताएं बताई हुई हैं। तो इसमें सभी लगभग सभी बच्चे आते हैं। एसिड हमले के शिकार, ये भी दृष्टिबाधित, ये सभी बच्चे इसके अंदर आते हैं, और लगभग इसमें 21 के करीब जो हमारी अधिगम क्षमताओं वाले बच्चों को सम्मिलित किया गया है। एक बार आप चेक कर लेना फिर भी। तो इसमें ये तीनों आएंगे, तो इसका राइट आंसर नहीं पूछा तो इसमें 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने और निदान के लिए किया जाता है कहलाता है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा है डूरिंग इंस्ट्रक्शन टू एड इन प्लानिंग एंड डायग्नोस्टिक इज नो एज टेस्टिंग यूज्ड। तो यहाँ पे ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो फॉर्मेटिव ये रचनात्मक मूल्यांकन ही रहेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये एग्जाम्पल रहेगा। अगर अंत में पूछा जाता है, यहाँ पे दौरान पूछा है, दौरान योजना बनाने के, तो योजना बनाने और फिर उसका निदान से रिलेटेड, तो निदान योगात्मक में तो हम करते ही नहीं है, सबमेटिव में हम कभी नहीं करते हैं, और मानक मूल्यांकन हमारा कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन इसका राइट आंसर जाएगा। शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य नहीं पूरा किया, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है, यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण किसका रहेगा? तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? नकारात्मक पुनर्बलन का, या फिर दंड का, या सकारात्मक पुनर्बलन का, या स्पर्शनीय पुरस्कार को। तो सबसे पहले बात तो आपको ध्यान होगा कि इसमें पुरस्कार की तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पे शिक्षक ने क्या कहा है कि आपने गृह कार्य नहीं किया तो वंचित किया जाता है। तो इसमें क्या नेगेटिव रिफोर्समेंट है, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण रहेगा। तो नेक्स्ट है वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। वर्गीकरण, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कौन सी स्टेज में होता है? मैंने आपको बताया था, कंजर्वेशन आ जाए, क्लासिफिकेशन आ जाए, सीरीज आ जाए, क्रम निर्धारण आ जाए, हिंदी में बोलते हैं, और उसमें और कौन सा आ जाए, वो क्या बोलते हैं उसको, पलटावली का जो गुण है वो बच्चे में किस अवस्था में होता है। ये सब मूर्त क्रियात्मक अवस्था के एग्जाम्पल रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सी में होता है? क्लासिफिकेशन, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा चीज़ों को क्लासीफाई कर सकता है, उनका वर्गीकरण कर सकता है। तो ये सब चीज़ें 3rd स्टेज में होती हैं। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होगी? तो यहाँ पे दृष्टिबाधित जिनको दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए कौन सी रहेगी? वीडियो उनके किस काम की होगी? दृश्य सामग्री भी उनके किसी काम की नहीं होगी, तो स्पर्शात्मक जो सामग्री होगी वो इनके लिए बिल्कुल सही रहेगी। नेक्स्ट है मॉडलिंग की संकल्पना किसने दी थी? हमें पता है मॉडलिंग की जो संकल्पना है अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी।
तो उसमें उन्होंने क्या बताया था, जिसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी बोला जाता है। और इसमें कहा था कि इसमें बच्चा पहले चीज़ों को देखता है, फिर उनको ग्रहण करता है, और फिर उसको क्या करता है, उसको उस कार्य को करता है, और फिर उसको पुनर्बलन मिलता है, तो वो क्या पुनर्बलन मिलकर उस कार्य को सीख जाता है। तो ये सब चीज़ें किसने बताई थी, अल्बर्ट बंडूरा ने बताई थी। जिसमें सबसे पहला आएगा अटेंशन। इसके 4 जो स्टेजेज हैं वो बताए हैं इस थ्योरी में। पहला अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर ग्रहण करता है, और फिर रिप्रोडक्शन, और फिर बाद में उसको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ये सब आपको याद रखना है, कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ये जो पेपर है मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, वैसे मेरे पास नहीं था, तो इसलिए आप को मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, वहाँ से देख लेना। तो इसीलिए यहाँ पे जो टीच मैटर्स की जो साइट है वहाँ से मैंने ये लिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बच्चे को टेबुलर रसा एक खाली प्लेट माना है। तो ये जॉन लोक ने माना है। किसने, जॉन लोक ने कहा है कि बच्चा एक कोरी स्लेट के समान पैदा होता है, और उसको हम जिस तरह से जो भी लिखेंगे उसके ऊपर, या फिर जो भी उसको जिस तरह से डालेंगे वो वैसे ही बन जाएगा। तो ये जॉन लोक का जो ये स्टेटमेंट रहेगी, आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है। तो यहाँ पे सोशली मीडिएटर के रूप में जो प्रोसेस रहेगी, उसके रूप में किस सिद्धांत को देखा जाता है, तो वो रहेगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि किसका रहेगा, वो रहेगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। उसको हम क्या बोलते हैं, सोशली मीडिएटेड प्रोसेस उसको बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सामाजिक सांस्कृतिक बात जो सिद्धांत रहेगा वो सोशल कल्चरल थ्योरी रहेगी। नेक्स्ट है, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। तो जब भी जो नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग की तरह रिएक्ट करवाते हैं, तो एनिमिज्म का उदाहरण होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक 3 साल का बच्चा ये कहता है कि सूरज क्रोधित है। आपको पता है सूरज कभी क्रोधित नहीं होता है, लेकिन उसको लिविंग थिंग की तरह, जैसे कि मनुष्य क्रोधित होता है, उस तरह रिएक्ट किया गया है। तो ये एनिमिज्म का उदाहरण है। तो ये फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक नहीं है। तो गार्डनर ने, मैंने आपको बताया था, लगभग 9 इंटेलिजेंस बताई हैं। आपको उनको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि वहीं से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें से कौन सी नहीं, ये पूछा है, तो इसमें से कौन सा नहीं आएगा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस बिल्कुल गार्डनर ने दी है, स्पेशल भी गार्डनर ने दी है, अंतर व्यक्ति इंटरपर्सनल भी दी है, जो दूसरों से रिलेटेड होती है, एक इंट्रापर्सनल होती है जो खुद से रिलेटेड होती है। लेकिन विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात नहीं की है, ये स्टर्नबर्ग से रिलेटेड रहेगी विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे अलावा कौन सी है, मैंने बता दी, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, और जो रहेगी एग्जिस्टेशनल जो इंटेलिजेंस है वो रहेगी, और मैथमेटिकल। लगभग 9 है। आपको सभी के नाम याद होने चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए। एक बार रिवाइज कर लेना कि कौन सी आती है, कौन सी नहीं। बॉडी काइनेस्टिक भी आती है। तो ये अब लगभग मैंने आपको 6-7 के नाम बता दिए, 1-2 बच गई है, वो आप देख लेना। नेक्स्ट है, TEACCH टिच कार्यक्रम अधिकांश किस प्रकार के बाल का शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो टिच है उसका जो प्रयोग है वो ओटिज्म बच्चों के लिए किया जाता है। किसके लिए, ओटिज्म बच्चों के लिए। श्रवण बाधित बालक, मेधावी बालक और बौद्धिक क्षमता वाले बालकों के लिए नहीं। जो ओटिज्म बालक होते हैं, जो मतलब जिनको क्या होता है, जल्दी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, जिनका ध्यान एक जगह नहीं लग जाता। ये टीच एक कार्यक्रम था उनके लिए, और उन बच्चों की जो मुख्य जो समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश की गई थी इस प्रोग्राम में। इसके तहत उसमें बालक के शिक्षण के लिए ये प्रयोग किया गया था। तो यही कार्यक्रम उन्होंने सजेस्ट किया था। तो इसीलिए जो ओटिज्म बच्चों के लिए, आपको बस इतना याद रखना है। जो कार्यक्रम है वो किससे रिलेटेड है, ओटिज्म बच्चों से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है। तो नैतिक विकास का अध्ययन पियाजे ने भी किया है और कोलबर्ग ने भी किया है। तो ये दोनों ने किया है, तो थर्ड इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, शिक्षा को प्रत्येक माह जो पियाजे है उसने तो जो दो जो स्टेजेस बताई हैं, और जो कोलबर्ग है उसने 3 लेवल और कितनी 6 स्टेजेस बताई हैं, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पूर्व के किस शेड्यूल को इंगित करता है। तो यहाँ पे फिक्स शेड्यूल है भाई, प्रत्येक माह के अंत में फिक्स्ड है मिलेगा। तो ये कौन सा रहेगा, ये फिक्स्ड इंटरवल रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, शिथिल अंतराल। नेक्स्ट है, यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है। तो ये चोमस्की ने बताया था कि प्रत्येक बच्चे में क्या होती है, एक लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस होती है, कि बच्चा जन्म से ही उसके अंदर भाषा ग्रहण करने की एक डिवाइस होती है। तो भाषा के साथ बच्चा पैदा होता है, ये किसने, जो चोमस्की है उसने कहा था। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने भी भाषा के ऊपर जोर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना। शिक्षा का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल्स ऑफ टीचिंग।
ये आशुबेल ने विकसित किया है। अग्रिम जो संयोजक प्रतिमान है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ये आशुबेल ने दिया है, ये ध्यान रखना है। पॉवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। पियाजे ने आपको पता है कॉग्निटिव थ्योरी दी है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसको द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। अल्फ्रेड बिने ने वन फैक्टर जो थ्योरी है वो दी है। एक कारक सिद्धांत जो बुद्धि का है वो दिया है। द्वि फैक्टर स्पीरमैन ने दिया है। थ्री फैक्टर भी स्पीरमैन ने दिया है। और समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? समूह कारक सिद्धांत रस्टन ने दिया है। बहुकारक थॉर्नडाइक ने दिया है। ये आपको याद रखना। बहुबुद्धि किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। नेक्स्ट है, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु क्या रहेगी? यहाँ पे किसकी पूछी है? यहाँ पे ओरल स्टेज की पूछी है। ओरल की तो फर्स्ट ही रहेगी, बर्थ टू 1 ईयर इसकी क्या रहेगी? एज रहेगी। ओरल स्टेज जिसमें बच्चा का मुख्य जो रहेगा वो क्या रहेगा? मुख से चीज़ों को करता है, तो ये मुख्य अवस्था रहेगी बर्थ टू 1 ईयर। तो नेक्स्ट है, इसमें क्या रहेगा? फर्स्ट ही रहेगा बर्थ टू 1 ईयर। दूसरी जो स्टेज होती है इसमें होती है एनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड्स 3 ईयर तक रहता है। फिर होती है सेक्सुअल स्टेज, जिसका 3 से 6 ईयर। फिर 7 से 11 लेटेंसी स्टेज। फिर 11 से वो जिसको जेनेटिक स्टेज बोला जाता है वो आ जाएगी। तो इसमें 5 स्टेजेस बताई हैं किसने? फ्रायड। बुद्धि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे मेमोरी के चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। जो लॉन्ग टर्म्स मेमोरी है उसके बारे में पूछा है कि किसी कार्य को कैसे करे, तो वो कौन सी रहेगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी अलग अलग टाइप हैं और ज़्यादातर 2 ही टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। एक आता है प्रोसीजरल जो मेमोरी होती है उससे, और एक एपिसोडिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है? एपिसोडिक जो हमारी मेमोरी होती है उसमें किसी घटना से संबंधित जो बातें आती हैं, जैसे रात को कोई सपना आ गया, सुबह कोई बच्चा अपनी मम्मी को बता रहा है तो ऐसे पूछ लेंगे, तो वो क्या होगा? एपिसोडिक मेमोरी में जाएगा। लेकिन प्रोसीजरल मेमोरी होती है किसी कार्य को करना, तो ये जो प्रक्रियात्मक आएगा किसी कार्य को कैसे करें से रिलेटेड प्रक्रियात्मक मेमोरी रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये रहेगी प्रोसीजरल मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी, यहीं से इन 2 से ही क्वेश्चन आता है। और बाकी अन्य भी टाइप है लॉन्ग टर्म्स मेमोरी के। वैसे 3 टाइप्स की मेमोरी होती हैं, एक सेंसरी मेमोरी, दूसरी रहेगी शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरी रहेगी हमारी जो लॉन्ग टर्म्स मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में क्या होता है? जो हमारी कुछ सेकंड के लिए याद रहे, जैसे कि कोई भी चित्र देखा वो कुछ, जैसे ही हमारी आंखों से आगे कोई भी तस्वीर आती है और आंखों के आगे से जैसे ही तस्वीर जाती है तो उसको भूल जाते हैं, तो वो होती है हमारी बिल्कुल सेंसरी मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ सेकंड के लिए बातें याद रहना, और दीर्घावधि जो लॉन्ग टर्म्स मेमोरी होती है उसमें चीज़ें हमें 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा समय, कितनी भी ज़्यादा समय तक याद रह सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया था? त्रिपक्षीय सिद्धांत यहाँ पे पूछा हुआ है। तो त्रिपक्षीय जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो त्रिपक्षीय, तो ये स्टर्नबर्ग ने दिया था। त्रिपक्षीय सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत भी बोला जाता है इसको। यहाँ पे अगर त्रिकारक आ जाता तो स्पीरमैन होता, तो यहाँ पे त्रिपक्षीय पूछा है, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, एक बार डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो बिल्कुल जो त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया था, जिसको त्रिआर्किक भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे इसको त्रिस्तरीय भी बोला जाता है, ये अलग अलग नाम होते हैं, आप इंग्लिश में याद रखें तो बिल्कुल अच्छा रहता है। तो ये स्टर्नबर्ग से ही रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट है, वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है। तो जो गेस्टाल्ट वादियों का जो दृष्टिकोण होता है वो क्या होता है? एट ए वोहल का जो कंसेप्ट होता है वो गेस्टाल्टवादियों से संबंधित रहेगा। तो समानता का नियम, निकटता का नियम, क्लोजर का नियम, उपयोग का नियम। तो कौन सा नियम अधिगम के गेस्टाल्टवाद दृष्टिकोण का भाग नहीं है? तो समानता का नियम भी रहेगा, निकटता का भी रहेगा, लेकिन जो क्लोजर्स, लॉ ऑफ क्लोजर्स, ये इनसे जुड़ा हुआ नहीं है गेस्टाल्टवादियों से। नेक्स्ट है, एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है, शिक्षक ने प्रयोग किया है। तो बहुत अच्छा कहना ये कौन सा? ये द्वितीय पुनर्बलक रहेगा, और प्राथमिक पुनर्बलक तो खुद से रिलेटेड होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो आपको सेकेंडरी रिफोर्समेंट का जो एग्जाम्पल रहेगा वो द्वितीय पुनर्बलक रहेगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित होते हैं? तो मूल्य, रीति रिवाज, ये किसके रहेंगे? मैक्रो सिस्टम के एग्जाम्पल रहेंगे। लेकिन परिवार आ जाए, विद्यालय आ जाए, बच्चे के सगे संबंधी आ जाए, वो माइक्रो सिस्टम से जुड़े हुए होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी एक्सो सिस्टम में जो
कार्यस्थल है, माता पिता का कार्यस्थल आ जाएगा। तो ये ज़्यादातर इन्हीं से पूछा जाता है, माइक्रो और मैक्रो से। मैक्रो में आ जाता है क्या, रीति रिवाज, मूल्य, और जो माइक्रो होता है उसमें क्या आते हैं, बालक के सगे संबंधी, भाई बहन, ये सब, विद्यालय, ये सब चीज़ किस में आते हैं, सूक्ष्म तंत्र में आते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया क्या कहलाती है। वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझाने की क्रिया क्या कहलाती है, पियाजे से रिलेटेड रहेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल रहेगा, ये रहेगा आत्मसात्कीकरण। तो जब हम वर्तमान स्कीम के द्वारा जो बाहरी दुनिया है उसको समझने की जो कोशिश करते हैं और चीज़ों को बाहरी दुनिया के अनुसार करने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है अकोमोडेशन। और एसिमुलेशन में हम चीज़ों को बस ऐड करते हैं, अकोमोडेशन में हम चीज़ों को बाहरी दुनिया के अनुसार करने की कोशिश करते हैं, अपनी जो स्कीम है उनमें चेंज कर। वैसे ये दोनों ही कंसेप्ट अलग हैं, जो एडेप्टेशन है उसी से आए हैं। एडेप्टेशन में ये दोनों चीज़ें होते हैं, एसिमुलेशन और अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में हम चीज़ों को चेंज करते हैं, जैसे कि बाहरी दुनिया जैसा व्यवहार कर रही है उनको समझने की कोशिश करते हैं, और समझने की क्रिया वो क्या कहलाती है, वो अकोमोडेशन होती है। एसिमुलेशन में हम अपनी चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करते हैं अपने स्कीमा के अंदर। तो लेकिन अगर हम व्यवहार वैसा ही करने लग जाएं जैसे बाहरी दुनिया है उनको समझकर वैसा ही क्रिया करने लग जाएं, तो अकोमोडेशन में आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है। तो अर्जित अभिप्रेरक, अभिवृत्ति, रुचि और जिज्ञासा, ये अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे भूख नहीं रहेगा अर्जित अभिप्रेरक का, ये खुद से रिलेटेड रहेगा। इसको ये क्या रहेगा, नेचुरल जो हमारा अभिप्रेरक रहेगा, मोटिव रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है। दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, बौद्धिक क्षमता, ये तो सब क्या हैं, क्षमताएं हैं बच्चों के अंदर, लेकिन कुष्ठ रोग क्या है, एक विकासात्मक विकार रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है। तो ये ब्रोका क्षेत्र रहेगा जो भाषा उत्पादन का कार्य करता है, और जो मस्तिष्क क्षेत्र रहेगा, जो मस्तिष्क क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य ब्रोका क्षेत्र रहेगा। नेक्स्ट है, प्रोग्राम लर्निंग निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है। तो प्रोग्राम लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो स्किनर ने दिया है, और 3 टाइप की दी है इन्होंने। प्रोग्राम लर्निंग पहली जो रहेगी वो जो प्रोग्राम लर्निंग रहेगी साखीय, एक साखीय रहेगी जो नॉर्मन एवं क्राउडर ने दी है, और दूसरी रहेगी जो BF जो स्किनर है वो उसने दी है रेखीय, जो अभिकर्मित जो अनुदेशन है वो किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। 2 टाइप की रहेगी, एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी है, मैथमेटिक्स से अभिकर्मित अनुदेशन बोला जाता है जिसको, वो थॉमसन ने दी है, थॉमस और गिलबर्ट के द्वारा दी गई है। तो ये 3 टाइप की रहेंगी, जो प्रोग्राम लर्निंग या इंस्ट्रक्शनल जिसको हम अभिकर्मित अनुदेशन भी बोलते हैं, तो ये स्किनर से रिलेटेड रहेंगी। और ये 3 टाइप की रहेंगी, पहली रहेगी रेखीय, दूसरी रहेगी साखीय, इसको साखीय अभिकर्मित अनुदेशन बोलते हैं, इसको रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, और थर्ड रहेगी मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन। तो ये रेखीय रहेगी, ये तो स्किनर ने ही दी है, और लेकिन जो साखीय रहेगी ये नॉर्मन एवं क्राउडर ने दी थी, ये 1969 में दी है, और ये 1954 में दी थी किसने, स्किनर ने। और ये जो लास्ट वाली हमारी रहेगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ये गिलबर्ट ने और थॉमस ने दी थी, ये लगभग 1962 में दी थी। ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, कई बार अगर इनके अंदर से डीप से क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी पूछ लिया जाएगा इनसे, इनके जो अंदर कितने टाइप्स के हैं और ये किस किसने दिए हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। मिलते हैं हम कल, जो PRT का पेपर बच गया हमारा 2017 का, फिर उसके